वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। इकोनॉमिक्स का आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन आपको कराएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कैसे ज्वाइन करना है। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे कुछ और कोर्सेज चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इन सभी कोर्सेज का लिंक होगा, आप उस लिंक के जरिए जाके चेकआउट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, और हमने ये यहाँ तक आपको पढ़ाया। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी का डाटा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डाला हुआ है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता है। ओके, उसके अलावा आज हम आपको बताएंगे गुड क्या होता है, सर्विस क्या होता है। और बहुत बार इस गुड्स एंड सर्विसेज के टॉपिक पे बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, और सारे कंफ्यूजन्स आपके यहाँ पे मैं दूर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंबाइंड पेमेंट एंड डोमिनेंट कंपोनेंट। बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि देखिए सर, टीचिंग तो सर्विस है, लेकिन टीचर ने नोट्स भेजे, टीचर ने प्रिंटेड नोट्स भेजना स्टार्ट किया, मेरे पास नोट आ गया, वो गुड है कि सर्विस है? बच्चा वो गुड है। डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप करने या हेल्थ केयर सर्विस लेने, वो तो सर्विस है। वही डॉक्टर आपको भेजेगा दवा, फॉर एग्जाम्पल, वो दवा जो है या दुकान से आपने दवा ली, वो मेडिसिन जो है वो तो गुड है, उसके लिए पैसा आपने दिया, वो गुड है। उसके साथ साथ सैलून वाले के पास हेयर कट आपने लिया, हेयर कट तो सर्विस है, सैलून वाला आपको सर्विस दे रहा है। वही सैलून वाला, कभी कभी आपने देखा होगा, सैलून वाले हेयर डाई या शैम्पू भी बेचते हैं सैलून के अंदर ही। तो वो जो हेयर डाई या शैम्पू आपको भेजा सैलून वाले ने, वो गुड है बच्चा। बच्चों को इस पे बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि हम होटल पे गए, वहां पे वेटर ने तो सर्विस दे दी, सफाई वगैरह सर्विस लाया, खाना, बहुत सारी चीजें वो सर्विस दे रहा है, लेकिन वो जो मैं खाना खा रहा हूं, वो जो मैं चाय पी रहा हूं, वो गुड है बच्चा। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। इतना ही नहीं, आपने लीगल सर्विस, कोर्ट्स में आप जाते हैं तो लीगल सर्विस आपको मिलती है, आपको वहां पे एडवोकेट लीगल एडवाइस देता है, वो सर्विस है। वही एडवोकेट आपको एफिडेविट देता है, एफिडेविट आपके हाथ में है, वो गुड कैटेगरी में आता है। एफिडेविट के लिए आपका अलग पैसा लगता है, बता दूं आपको आगे, मैं आपको टेंशन मत लीजिए। देखो, आप बैंक्स पे जाते हैं, बैंक आपको फाइनेंशियल सर्विस देता है, लेकिन एटीएम कार्ड जो आपके जेब में है वो गुड है, क्योंकि वो टेंजिबल है, उसको आप टच कर सकते हैं। ओके, और आप बहुत सारी बातें जो मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन इन चीजों पे होता है, और आज आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाला शॉर्ट में नहीं है। फिलहाल पीपीएफ समझते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड पीपीएफ का, पीपीएफ कहां से आया ये टॉपिक। देखिए, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर के भी प्रॉब्लम होते हैं, प्रोड्यूसर के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको भी हर सेटअप पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करना पड़ता है। और प्रोड्यूसर को 3 कोर सेंटर प्रॉब्लम्स, कोर सेंटर प्रॉब्लम्स 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रोड्यूस करूं, क्या प्रोड्यूस करूं, और क्या प्रोड्यूस करने में भी इधर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इधर भी। अपना रिसोर्स कहां पे एलोकेट करूं, क्या प्रोड्यूस करूं। प्रोड्यूसर का जो कोर सेंटर प्रॉब्लम दूसरा वाला है वो है कैसे प्रोड्यूस करूं, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करूं, मशीन्स लगा के कैपिटल इंटेंसिव, या लेबरर्स ज्यादा लगा के, लेबर या वर्कर्स ज्यादा लगा के। तो यहां पे भी चॉइस करना पड़ता है, टिक क्रॉस चॉइस करना पड़ता है। हर सेटअप पे प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। तीसरी कोर सेंट्रल प्रॉब्लम, किन के लिए प्रोड्यूस करूं, रूरल एरियाज, अर्बन, इधर के लिए उधर के लिए, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कहां करूं ये सामान, फिर किसके लिए प्रोड्यूस करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो फैक्ट्री, जो फर्म, जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री फंक्शन जिन चीजों की वजह से करती है, उनके लिए प्रोड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फैक्ट्री होना बंद हो जाएगी। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंक्शनल, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूट कहां करूं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब डिस्ट्रीब्यूट कहां करूं, तो डिस्ट्रीब्यूट में फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट
फर्म इंडस्ट्री फंक्शन करती है, वो फंक्शन जिसकी वजह से करती है, उनके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहले फॉर हुम टू प्रोड्यूस में दिमाग में ख्याल उनका रखना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में उनका ख्याल सबसे पहले रखना है जिसकी वजह से फैक्ट्री फंक्शन करती है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। और इधर बहुत बार सवाल आए हैं कि बताइए जो लैंड को रेंट देते हैं वो कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम है? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या फॉर हुम? तो फॉर हुम आपको टिक करना है। वेजेस जो लेबर को मिलता है वो फॉर हुम। तो ठीक है ना। चलिए, ये तो आगे भी आपको वैसे समझ आ जाएगा जब हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे जो आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। प्रोड्यूसर को और भी टेंशन होता है। इतना तो हो गया, 3 कोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा 4 और सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। क्या? जो भी मेरे पास रिसोर्स है उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करूं, एफिशिएंट, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसको किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। और यहीं से आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। किस तरह से इफेक्टिवली इस्तेमाल करूं ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन करूं, मैक्सिमम आउटपुट हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। और यहीं पे आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मतलब किस तरह से फ्रंट पे प्रोडक्शन करूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। चलो, ये अभी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा और भी टेंशन है कि जितना भी मेरे पास रिसोर्सेस है सबको कैसे काम में लगाऊं। फुल एम्प्लॉयमेंट, लैंड हो सारा लैंड कैसे इस्तेमाल करूं, लेबर हो सारा लेबर कैसे यूटिलाइज करूं, ऑल रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड कैसे मैं ये इनको फुली यूटिलाइज करूं। फिर धीरे धीरे हर साल ग्रोथ दिखानी पड़ती है, बढ़ाना पड़ता है ओवर टाइम रिसोर्स को। तो वो रिसोर्सेस को ग्रोथ कैसे बढ़ाए, लैंड कैसे लेबरर्स को बढ़ाए, कैसे कैपिटल को बढ़ाए। ठीक है, चलो। उसके अलावा प्रोड्यूसर को अदर सेंट्रल प्रॉब्लम में होता है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, प्रोडक्शन करना काफी नहीं, ग्रोथ करना काफी नहीं, चरस कमा के ग्रोथ नहीं करना, शराब बेच के, चरस बेच के ग्रोथ नहीं करना, क्योंकि हेल्थ खराब होती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया जिससे लिविंग स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का बढ़ जाए। ये क्वालिटी वाली चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है। यहाँ पे क्वांटिटी रिसोर्सेज में चेंजेस आती हैं। जैसे इधर ख्याल रखना पड़ता है डेवलपमेंट में लिटरेसी, हेल्थ, वेलफेयर, स्किल, इक्वालिटी, टेक्नोलॉजी। चलो, ये प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोड्यूसर को। अब इसमें से जो प्रॉब्लम है, मैं कैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करूं, पॉसिबल प्रोडक्शन और फ्रंट पे मेरा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलो समझते हैं। ये कंसेप्ट दिया पॉल सैमुएल्सन ने, ये पीपीएफ लाया। पीपीएफ किसने लाया? पॉल सैमुएल्सन ने इसके ऊपर बहुत बहुत कुछ दे दिया। अब यहां पे आपको समझना है पीपीएफ होता क्या है। सबसे पहले देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नाम से आपको हुआ समझ कि मैं कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करूं, फ्रंट पे प्रोडक्शन करूं, सबसे बेस्ट प्रोडक्शन करूं और पॉसिबल प्रोडक्शन जो भी मेरा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, इंडिया के पास जो रिसोर्सेज है वो 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। या आपकी मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास लैंड है, रिसोर्स, जमीन है, वो एक रिसोर्स है ना। तो जो आपके पास लैंड है, रिसोर्स, उससे फॉर एग्जांपल आप 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, कॉर्न, कॉटन, क्योंकि ये सेम टू सेम एग्जांपल एनसीईआरटी की है, इसलिए सेम टू सेम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। चलो, तो मैंने आपको बोला आपके पास रिसोर्स लैंड है और आप 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉर्न, कॉटन। अब आप देख लीजिए कि क्या, किस तरह से मैं अपनी जमीन को बेस्ट यूटिलाइज करूं ताकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट पे हो, मैक्सिमम हो। आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे, पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, बोलेंगे देखिए कॉर्न अगर मैं कुछ नहीं बनाऊंगा तो कॉटन में 10 क्विंटल बना रहा हूं। अगर मैं कॉर्न 1 क्विंटल बनाऊंगा तो कॉटन मेरा कम हो जाए, क्योंकि थोड़ा जमीन इधर यूज हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। देखो, अगर मैं कॉटन की के ऊपर बहुत सारा अपना लैंड रिसोर्स यूज करूं, मैं इतना इतना सारा कॉटन पे लगाऊं, कॉर्न पे लगाऊं, तो इतना ही अब कॉटन पे रह गया। पहले कॉटन 10 देता था, लेकिन अभी सिर्फ कॉटन या सॉरी, अगर मैं कॉर्न 4 क्विंटल प्रोड्यूस करूं, तो मैंने 4 क्विंटल प्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा लैंड लगाया कॉटन पे, पूरा का पूरा कॉटन पे लैंड लगाया, कॉर्न पे लैंड लगाया, कॉटन पे कुछ लैंड नहीं बचा तो 0 क्विंटल ही प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पे आप टेबल बना रहे हैं शॉर्ट में, पॉसिबिलिटीज, ये मैं अभी आपको समझा दूंगा पॉसिबिलिटीज। तो आप एफिशिएंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसकी और इसकी कॉम्बिनेशन, इसकी और इसकी कॉम्बिनेशन, इसकी और इसकी, इधर से कितना बनाऊं, इधर से कितना बनाऊं। आप ये पॉसिबिलिटीज की कॉम्बिनेशन बना रहे हो। जब आप ये टेबल बना रहे हो,
याद रखना, जब आप ये टेबल बना रहे हो और एफिशिएंट पॉसिबिलिटी की कॉम्बिनेशंस इस टेबल के अंदर लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। याद रखना, शेड्यूल हमेशा टेबल फॉर्म में होता है। पॉइंट वन याद रखना, शेड्यूल हमेशा टेबल फॉर्म में होता है। और शेड्यूल में आप क्या बनाते हैं, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस एफिशिएंट कौन कौन सी होगी जो आपके नजर में है कि देखो अगर मैं इतना बनाऊं तो इतना बनेगा, इतना बनाऊं तो इतना बनेगा। जो एफिशिएंट पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है वो आपने इस टेबल पे जब उतारा, इस टेबल को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल हमेशा टेबल फॉर्म में होता है, पॉइंट याद रखना। यही शेड्यूल जब आप ग्राफ में या कर्व में रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, उसी को बोलते हैं, जब आप ये ग्राफ पे उतारते हैं ये शेड्यूल अपना, जो भी आपने शेड्यूल बनाया, जिस शेड्यूल में टेबल में आपने अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इफेक्ट वाले रखे, ये पॉसिबिलिटी ए रखी, पॉसिबिलिटी बी, पॉसिबिलिटी सी, पॉसिबिलिटी डी और पॉसिबिलिटी ई। ये जब आप टेबल में जो भी आपने शेड्यूल है लिखा, ये जब आप ग्राफ में लिख रहे हैं, वो ग्राफ वाला जो है वो होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। टेबल को बोलते हैं शेड्यूल और ग्राफ को बोलते हैं पीपीएफ, शॉर्ट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या उसका और एक नाम है पीपी कर्व या और एक नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेटिव कर्व। चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब सर ये पॉसिबिलिटीज थोड़ा समझाओ। आपने बोला कि देखो आपने पॉसिबिलिटी ए पहले समझानी है। चलो, मैंने अपनी जमीन को, जो मेरा रिसोर्स है, उसको कॉर्न में नहीं लगाया तो मेरे पास 0 क्विंटल ही प्रोडक्शन होगा, है ना। लेकिन कॉटन मेरा 10 क्विंटल, क्योंकि सारी जमीन मैंने कॉटन पे लगाई, 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो गया। पॉसिबिलिटी बी क्या, मैंने थोड़ा जमीन पे थोड़ा कॉर्न भी उगाया तो मेरा 1 क्विंटल बन गया। लेकिन अब कॉटन तो थोड़ा सा, जमीन मेरी फिक्स्ड है, जमीन मेरी लिमिटेड रिसोर्स है, फिक्स्ड रिसोर्स है। अब मैंने 1 क्विंटल कॉर्न पे प्रोडक्शन किया, मतलब थोड़ा जमीन मैंने कॉर्न पे अब उगाया, थोड़ा कॉर्न मैंने अपनी जमीन पे उगाया, तो कॉटन जो एरिया है जमीन का वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कॉटन 9 क्विंटल्स उगते हैं, 9 क्विंटल्स का प्रोडक्शन होता है। चलो प्रोडक्शन, अगर मैंने पॉसिबिलिटी सी, कॉर्न जो है वो अपनी जमीन पे 2 क्विंटल का प्रोडक्शन किया, वहां से कॉटन कम होगा, 9 से 7 ही पहुंचेगा ये, 9 से 7, क्योंकि अब मैंने यहां पे कॉर्न अपनी जमीन पे उगाया ज्यादा। अब मैं 2 से 3 जाता हूं, कॉर्न को और बढ़ाता हूं, मैं अपने जमीन पे 3 क्विंटल का कॉर्न प्रोडक्शन करता हूं, वहां से अब कॉटन कम होगा क्योंकि जमीन, अब मैंने पूरी जमीन जो है अपनी, उस पे मैंने कॉर्न ही कॉर्न उगाया, तो 4 क्विंटल मैंने कॉर्न उगाया, पूरी जमीन लगाई मैंने कॉर्न पे। अब कॉटन पे कोई जमीन लगी नहीं, मेरी कोई जमीन बची नहीं कॉटन के लिए, तो कॉटन पे 0 क्विंटल होगा प्रोडक्शन। अब ये मैं पॉसिबिलिटीज यहां पे ग्राफ में जब उतारता हूं तो वही बन जाता है पीपीएफ। पॉसिबिलिटी ए देखते हैं, कॉटन 0 कॉटन 10, ये वाला है कॉटन का, यहां से कॉटन बढ़ता है, ये कॉटन है। और ये जब 1 2 3 4 यहां से देखते हैं तो ये है आपका कॉटन, कॉटन 10 कॉटन 0, कॉटन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉटन 10, कॉटन तो यहां से है लेकिन कॉटन 0 पे ही है, तो ये पॉइंट ए हमारा यहां पे हमने लिखा, पॉसिबिलिटी ए ये है, ये हमने यहां पे लिखा। चलो पॉसिबिलिटी बी को देखते हैं, जो यहां पे है पॉसिबिलिटी बी। अब क्या किया हमने, कॉर्न को हमने 1 रखा, कॉर्न हमने जमीन पे पड़ा है, कॉर्न यहां से यहां है ऊपर, कॉर्न ऐसे है, ठीक हो, कॉर्न हमने यहां से 0 से 1 किया, अब कॉर्न हमने 1 किया, तो कॉर्न हमने 1 किया, ठीक है। लेकिन कॉर्न जब हमने 1 किया, कॉटन 10 से कम हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा, 9 पे ही आएगा, तो कॉटन 9 पे आएगा। ये देखो कॉटन 9 और कॉर्न 1, 1 और 9 को जोड़ो पॉसिबिलिटी बी, 1 और 9 को जोड़ो पॉसिबिलिटी बी आ गई। अब पॉसिबिलिटी सी, याद रखना यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। पॉसिबिलिटी सी, 2 मैंने कॉर्न किया, कॉर्न यहां से है, कॉर्न मैंने अब यहां से 1 नहीं 2 किया, अब मैंने कॉर्न बढ़ा दिया, कॉर्न 2 किया, कॉर्न 2 किया। देखो जब मैंने कॉर्न 2 किया तो कॉटन कम होगा, 9 से 7 होगा, पहले कॉटन 10 था, फिर 9 आया, फिर 7 आया, देखो कॉटन यहां से यहां 7 आया, तो ये और ये जोड़ो, ये पॉसिबिलिटी सी आई। पॉसिबिलिटी सी में कॉटन 7, ये कॉटन 7 और कॉटन 2 पॉसिबिलिटी सी आई। अब मेरा 10 से 7 कम हो रहा है कॉटन, जो मेरा कॉटन कम हो रहा है, जो मेरा कॉटन कम हो रहा है, क्योंकि मैंने कॉटन ज्यादा से ज्यादा बनाना स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। या आपको बेटर बताऊं, जो पैसा मेरा कम हुआ कॉटन से,
कॉटन कम होने से जो मेरे पास पैसा कम आ गया उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अभी मैं आपको समझा दूंगा, ट्रेड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे। चलो इसी तरह पॉसिबिलिटी डी पे आते हैं। अब मैंने कॉर्न को बढ़ाया, अब मैंने कॉर्न से 1 नहीं 2 नहीं 3 बनाया, 3 बनाया कॉर्न। जब मैंने 3 बनाया कॉर्न तो कॉटन 4 पे ही जाएगा, 10 से 9 से 7 से, अब ये 4 पे, तो मेरा कॉटन 4, ये जो 4 है इसको इसको पॉइंट को पॉइंट जोड़ो तो पॉसिबिलिटी डी आ गई। पॉसिबिलिटी डी क्या है? कॉटन 4 और कॉर्न 3, ये पॉसिबिलिटी डी है, पॉसिबिलिटी डी है। और आप देख रहे हैं जब आप बढ़ा रहे हैं कॉर्न, जब आप कॉर्न बढ़ा रहे हैं कॉटन कम हो रहा है, और ये जो कम हो रहा है कोई कोई बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपका इस जमीन पे था कॉर्न के बाद कॉटन, लेकिन आपने कॉर्न ज्यादा बनाया, कॉटन कम हो रही है। जो कम हो रहा है सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके जमीन के लिए जो कम हो रहा है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते, अभी बताऊंगा आगे। पॉसिबिलिटी ई क्या है कि आपने कॉर्न को 4 किया, अब आपने कॉर्न को जब यहां से है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 कॉर्न को यहां से यहां किया तो कॉटन आपका सारा का सारा आपने कॉर्न पे जमीन लगाया तो 4 क्विंटल बने, लेकिन कॉटन कोई क्विंटल नहीं बनेगा। कॉटन अब आपका 0 ही है, 0 है तो 0 कॉटन है, तो ये है पॉसिबिलिटी ई। पॉसिबिलिटी ई क्या है? पॉसिबिलिटी ई है कॉर्न 4, कॉर्न 4 और कॉटन 0, कॉटन 0। अभी 10 से 9 से 7 से, ठीक है ना, 4 से फिर ये 0 पे आया, कॉटन 0 है, तो ये है आपका ये पॉइंट ई जो बता रहा है कॉर्न है 4 और कॉटन है 0। इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, कनकेव शेप। इसीलिए इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बहुत बार ये सवाल आया है, कॉन्वेक्स है कि कनकेव है टुवर्ड्स द ऑरिजिन? ये कनकेव टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऐसे होता तो हम लिखते कन्वेक्स, तो कनकेव टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ये कनकेव, ओ ये मैंने एक सवाल लिखा था आपके लिए, कनकेव है कन्वेक्स है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते, लेकिन चलो मैंने बोल दिया कनकेव है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जवाब देखते हैं, स्लोप डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है टू राइट? लेफ्ट से राइट आप देखो, लेफ्ट से राइट स्लोप ऐसे डाउनवर्ड है कि स्लोप ऐसे अपवर्ड है? तो स्लोप ऐसे डाउनवर्ड है कि स्लोप ऐसे अपवर्ड है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमेशा आपका स्लोप ऐसे होता है, डाउनवर्ड होता है, तो स्लोप डाउनवर्ड स्लोप होता है। चलो डाउनवर्ड स्लोप कनकेव, चलो ये आपने याद रखा। अब इंपॉर्टेंट याद रखो, मैंने बोला आपने अपने फुल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, जमीन है, लेबर है, अपने आप को पूरा टाइम दे दिया और ये पॉसिबिलिटीज निकाले आपने, सबसे टॉप क्लास पॉसिबिलिटीज, और प्रोडक्शन किया आपने, फ्रंट पे आपने प्रोडक्शन किया। ये सारे वो पॉसिबिलिटीज है जिसमें आपका प्रोडक्शन टॉप पे है। कॉटन की वो पॉसिबिलिटीज जो एफिशिएंट यूज है, ये जितने भी पॉइंट्स है ABCD, ये आपके इफेक्टिव यूज है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका हो जाएगा इन पॉसिबिलिटीज में। और ये जो लाइन है ये आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, मैक्सिमम आपको बता रहा है कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंट यूज बता रहा है, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका फ्रंट पे है। ओके, अगर इसके अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन हुआ, जैसे कॉर्न 4 कॉर्न 2 और ये 4 कॉटन 4, ये 2 4, ये F पॉसिबिलिटी, तो आपका प्रोडक्शन जो है ना वो कम हुआ है। अगर आपने कॉर्न 2 बनाया, वहां से कॉटन आपका 7 होना चाहिए, लेकिन कॉर्न 2 बनाया, लेकिन यहां से आपका 7 होना चाहिए, ये होना चाहिए C, लेकिन 7 नहीं, आपका कॉटन 4 ही है। अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तब आप अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपनी जमीन को, आप अपने लेबरर्स को, आप अपने आप को, आप अपने कैपिटल को, आप अपनी मेहनत को, शायद इस तरह आप अपने टोटल सभी रिसोर्सेज को मिला के इस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इसको बताते हैं। तो ये जो कर्व है आपका, इसके अंदर जो भी आपकी यहां पे कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जैसे 2 4 मैंने बताया, चलो यहां पे 1 है और यहां पे 4 है, 1 4 यहां पे बताया फॉर एग्जांपल, या 1 और 7 यहां पे बताया, 1 7। तो जितनी भी अंदर वाली पॉसिबिलिटीज है इस कर्व के अंदर जो भी है, जब भी कोई पॉइंट आएगा वो बता रहा है कि आप अपना पूरा रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन या इनएफिशिएंट यूज बता रहा है। अगर इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉटन किया, 10 कॉटन किया, यहां पे कॉर्न आप कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि सारी जमीन आपने 10 क्विंटल में प्रोडक्शन में लगाई। तो अगर आप 10 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं
तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 लिखा है, ये पॉइंट 3 और 10। क्या 3 पॉसिबल है? क्या 3 कॉर्न पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। अपनी सारी जमीन आपने कॉटन पे लगाई तो कॉर्न कुछ नहीं पॉसिबल। आपने कॉटन पे 10 लगाया तो कॉर्न कॉर्न कुछ नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कॉटन है, ये कॉर्न है, ये कॉर्न है। 3 और 10, तो 3 कॉर्न पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं, अगर इस ग्राफ के बाहर कुछ भी हो उस पॉइंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल। याद रखना इस बात को। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जब जब कॉर्न को बढ़ाया मुझे कॉटन को कम करना पड़ा। कॉर्न, मैंने अपने रिसोर्सेज जब जब कॉर्न के प्रोडक्शन में लगाए तो कॉटन का प्रोडक्शन कम हो गया। मैंने अपने रिसोर्सेज जब बढ़ाए कॉटन के लिए तो कॉटन के लिए रिसोर्सेज कम हुए, क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं। मैंने इस एग्जांपल में सबसे पहले बोला रिसोर्सेज फिक्स्ड है, याद रखना। यहां पे लिख लेना पॉइंट, FIXED, फिक्स्ड रिसोर्सेज। चलो, तो मेरे फिक्स्ड रिसोर्सेज है। अब पॉइंट याद रखना, पॉइंट याद रखना। जो चीज आपका कम हो रहा है दूसरे चीज को बढ़ाने से, ये जो कम हो रहा है चीज, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब कि कौन सा आइटम आप खो रहे हैं। आप कॉटन खो रहे हैं, ट्रेड ऑफ। अब सवाल है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। जब कितना खो रहे हैं पैसों में, कॉस्ट कितना खो रहे हैं आप, जब आप इसी ट्रेड ऑफ का शॉर्ट में वैल्यू निकालते हैं, पैसे में निकालते हैं कितना खोया कॉटन। खोया क्या? कॉटन। ट्रेड ऑफ आपने कॉटन का किया, लेकिन कितना पैसा खोया, वैल्यू, मनी, कॉस्ट, कॉस्ट कितना खोया आपने कॉटन से। वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, लॉस्ट, जो आपने लॉस्ट किया। कॉटन का वैल्यू, कॉटन का पैसा, कॉस्ट जो आपने लॉस्ट किया। ट्रेड ऑफ की वजह से जो आपने वैल्यू लॉस्ट किया, उस वैल्यू को बोलते हैं, ये वैल्यू याद रखना। ये कॉस्ट आप नाम से देखना, कॉस्ट, पैसा, पैसा जो आपने खोया उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आपके पास 2 ही ऑल्टरनेटिव थे जमीन पे, कॉर्न और कॉटन। तो कॉर्न बढ़ गया, कॉटन कम हो, जब कॉटन कम हुआ तो ट्रेड ऑफ हुआ। इस ट्रेड ऑफ जो हुआ, इसमें कुछ पैसा आपने खोया कॉटन कम होने से, या ट्रेड ऑफ की वजह से पैसा आपने खोया। जो वैल्यू या पैसा आपने खोया उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लॉस्ट। क्योंकि कॉटन बढ़ाया, हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉटन था, वो हमने कम होगा, वो कम हुआ, वो हमने लॉस्ट किया। ठीक है नहीं, या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, याद रखना। ये आपका कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये आपका कर्व है। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपका अंदर की तरफ आया, फॉर एग्जाम्पल 1 साल में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये था, अगर ये अंदर की तरफ अगले साल आया तो याद रखना आपका हो रहा है इकोनॉमिक डिक्लाइन। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अंदर की तरफ आया मतलब इनवर्ड शिफ्ट, या इसने लेफ्ट की तरफ, ऐसा राइट नहीं, लेफ्ट की तरफ ये जा रहा है, यहां से ये शिफ्ट हुआ यहां तक अगले साल, ये जो इसने इधर की तरफ शिफ्ट लिया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, या ये जो यहां से इनवर्ड आया, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट लिया, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट, अगले साल ये था, तो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट जब लेता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो पीपीएफ का इनवर्ड शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट होता है इकोनॉमिक डिक्लाइन। वो होता है या तो आपने कम टेक्नोलॉजी बनाई होगी, या तो कम रिसोर्सेज लगाए होंगे, या तो किसी और वजह की वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। लेकिन यहां पे ये सवाल इधर पे बहुत बार आया है। ये आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो मैंने अभी आपको ABCDE बोला, एफिशिएंट यूज करके अपना ये ABCD आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट पे है, फ्रंटियर है, जो कि कनकेव होता है। चलो इस थोड़ा सा ऐसी शक्ल का बनाऊंगा, चलो ऐसा कनकेव। अब सवाल याद रखना, अगर ये अगले आने वाले सालों में बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड शिफ्ट, या लेफ्ट नहीं, लेफ्ट ये होता है ना, लेफ्ट ये होता है राइट, अब राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, आउटवर्ड के साथ साथ अब राइट शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट जब होगा पीपीएफ का, तब आप बोलेंगे इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। और वो होती है या तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, या तो रिसोर्सेज बढ़े हैं, या तो इकोनॉमी में वैसे भी किसी और रीजन की वजह से ग्रोथ हुआ है। चलो ठीक है, ये आपको समझना है। ओके, पीपीएफ का हमेशा होता है डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे। ओके, उसके साथ साथ आपको याद रखना है ये कनकेव इन शेप होता है, ये कन्वेक्स इन शेप ऐसा नहीं होता। ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। चलो, ये मैंने जितनी भी चीजें थी इसके रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी।
ओके। अब एक और बात आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है कि देखिए, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, प्रोडक्शन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन कौन से एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है ना, और कंजप्शन कैसे होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है। अब गुड्स एंड सर्विसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बेस गुड्स एंड सर्विसेज पे ही है। समझना है आपको, गुड क्या होता है, सर्विस क्या होता है। देखो, मैं आपको ये समझाता हूं, यहां पे एक एग्जाम्पल, बेसिक सी एग्जाम्पल दूंगा। सपोज ये आप हैं और ये एक इंसान से है, इससे आपने गुड लिया। ये एक इंसान है, इससे आपने सर्विस ले ली। चलो, याद रखना, आप जिससे भी गुड लेंगे उसको पैसा आप देंगे, मनी। आप जिससे भी सर्विस लेंगे उसको भी आप पैसा देंगे, मनी। तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए के बदले पैसा या पेमेंट्स दिए जाते हैं। ये सवाल याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। पेमेंट्स किसके बदले दिए जाते हैं? गुड्स या सर्विस, गुड हो या सर्विस हो, दोनों के बदले पैसा देता है इंसान। इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये गुड जब आपको मिलेगा तो ये टेंजिबल होता है, इसको आप हाथ से टच कर सकते हैं। इसके बदले आपने पैसा दे दिया इसको, लेकिन आपको गुड मिला तो इसको आपने टच किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जी जी मतलब गुड, गुड आपके हाथ में आया, इसके आप ओनर बने, ओनर बने। ये 2 पॉइंट्स याद रखना। बहुत सारे पॉइंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज को देखने के, लेकिन ये 2 पॉइंट्स प्लीज याद रखना। ये 2 पॉइंट्स सिर्फ याद रखना। एक, इस गुड को आपने टच किया, ये टेंजिबल है, टच किया। दूसरा, ये गुड आपके हाथ में आया, मतलब ये आपका ही हुआ, आप इसके ओनरशिप बनते हैं, आप इसके ओनर बनेंगे। सर्विसेज सुनो, ये आप हैं, ये किसी से आपने सर्विसेज ले ली। जब आप इससे सर्विस लेंगे, ठीक है, आप इसको पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, मनी देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि सर्विस को आप नहीं टच कर सकते हैं, ये नहीं है टेंजिबल, ये इनटेंजिबल है। ये इनटेंजिबल है मतलब नहीं है टेंजिबल, इसको आप टच नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, आपके हाथ में सर्विस, आप इसके सर्विस, यहां पे मैंने ऐसा नहीं लिखा ना, मतलब आप इसके ओनर नहीं बनते हैं। गुड के आप ओनर बनते हैं। गुड जो ही आपने किसी से ले लिया, गुड के आप ओनर बनते हैं। लेकिन सर्विस जब आप किसी से लेते हैं तो सर्विस के ओनर नहीं बनते। बस ये 2 पॉइंट याद रखना। फिर से बोलूंगा, यही 2 पॉइंट याद रखना। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, लेकिन सबसे पहले ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये मेन फंडामेंटल 2 पॉइंट्स है। ओके, ये 2 पॉइंट सबसे पहले ही लिखे हैं। गुड क्या होता है ऑन द बेसिस, ये कुछ टेस्ट है, टेंजिबिलिटी टेस्ट, ट्रांसफरेबिलिटी टेस्ट, या ये बेसिस है कुछ जिनकी वजह से आप बता सकते हैं कि गुड है कि सर्विस है। देखो बच्चा, टेंजिबिलिटी टेस्ट पे अगर टेंजिबल है, टच कर सकते हैं तो गुड है। सर्विस क्या होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते? इनटेंजिबल। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब गुड्स ट्रांसफरेबल है, ओनरशिप ट्रांसफरेबल है, ओनरशिप पॉसिबल है, ट्रांसफर होती है ओनरशिप। यहां पे ओनरशिप नॉट ट्रांसफरेबल, ओनरशिप नहीं होती है ट्रांसफर। अब सुनना, उसके अलावा सेपरेबिलिटी, ये पॉइंट समझना, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेटेबिलिटी का टेस्ट क्या होता है? गुड जो है ना वो सेपरेबल है, सर्विसेज सेपरेट आप नहीं कर सकते, यूजुअली नॉट सेपरेबल। मतलब सेपरेबल का मतलब, जब गुड का प्रोडक्शन होता है और गुड का कंजप्शन होता है, प्रोड्यूसर ने गुड को बनाया, कार को बनाया, और आपने कार को खरीदा, ये सेपरेट प्रोसेस है। सेपरेट प्रोसेस मतलब सेपरेटेबिलिटी। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन का जो है वो सेपरेट है। कंजप्शन शायद अगले साल होगा, कंजप्शन शायद अगले साल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से, प्रोडक्शन किया एप्पल्स का, लेकिन आपने वो एप्पल्स कंज्यूम किए फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 दिन बाद। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस अलग है, कंजप्शन की प्रोसेस अलग है, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन सर्विस नॉट सेपरेबल। सर्विस, फॉर एग्जाम्पल टीचर है और क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब टीचर सर्विस देता है, जब टीचर सर्विस देता है क्लासरूम में, जब ये बच्चे देखते हैं टीचर की सर्विस, प्रोडक्शन टीचर सर्विस उधरी करता है, टीचिंग वो उधरी करता है, तो टीचिंग का प्रोडक्शन वहीं पे होता है, और कंजप्शन भी बच्चे उसी टाइम उस सर्विस को कंज्यूम करते हैं, उसी टाइम उसका कंजप्शन भी होता है। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेम टाइम पे होता है, नॉट सेपरेबल। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रोडक्शन, और अभी आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेपरेबल नहीं है। वो बात अलग है कि वो मैं आगे भी आपको बता दूंगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर क्या होता है सर।
क्योंकि हम ये आगे भी देखते हैं, हम इसको आगे भी ट्रांसफर करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मैं आपको बाद में सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। लेकिन नॉट सेपरेबल मतलब जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं सर्विस का, आप कंज्यूम भी उसी टाइम सर्विस का कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेपरेट नहीं है कि मैं प्रोडक्शन करूं और बाद में आप कंज्यूम करो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को छोड़ दो। कहीं कहीं इकोनॉमिस्ट्स जो आजकल के हैं वो बताते हैं कि देखिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की वजह से, ये थर्ड पार्टी आपने इस्तेमाल की यहाँ पे, टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा ये जो डेफिनेशंस है सर्विस की और गुड्स की, वो थोड़ा कमजोर हो गई है। लेकिन अगर सवाल आए, प्रोडक्ट सवाल आए, जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में आया है, और इतना ही सुनो, सर्विस नॉन सेपरेबल है कि सेपरेबल है? नॉन सेपरेबल। गुड है सेपरेबल। जनरली सर्विसेज नॉन सेपरेबल है, बस याद रखो। अब सुनो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई गुड बनाया, ये स्टैंडर्ड एक ही है, इसका साइज, इसका वेट, इसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका शेप, उसके फिगर, ये स्टैंडर्ड ही होगा। और गुड में स्टैंडर्ड होता है। मोबाइल फोन एक कंपनी का सेम सेम मॉडल सेम ही होता है। आप ये नहीं बोल सकते उसके स्टैंडर्ड्स अलग है, उसकी लेंथ, ब्रेडथ, हाइट अलग है। अरे सेम कंपनी सेम मॉडल जब बनाता है तो स्टैंडर्ड सेम रखता है। गुड में मोबाइल फोन आप ले लो, स्टैंडर्डाइज्ड होता है गुड। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब होमोजीनियस शेप, साइज, फिगर, सब कुछ होमोजीनियस होता है। तो उस आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म होता है गुड, या वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। अच्छा, सर्विस नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। कभी डॉक्टर के पास गए तो एक बंदे को आधा घंटा दे दिया, दूसरे बंदे को उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको सिर्फ 5 ही मिनट दे दिए। आप ये नहीं कह सकते ये डॉक्टर अलग अलग सर्विस देता है, क्योंकि सर्विसेज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड होता है। एक टीचर ने एक क्लासरूम को एक तरह से पढ़ाया, दूसरे क्लासरूम पे शायद उतना फोकस नहीं कर पाया, दूसरा क्लास उस तरह नहीं पाया, तो टीचिंग की सर्विस नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। सर्विसेज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। होटल में एक टी का कप आपको एक तरह का मिला, अगले दिन 3 दिन बाद शायद वो चीनी, वो दूध उतना अच्छी तरह नहीं मिला, तो सर्विस नॉन स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म नहीं होता, हिटेरोजीनियस सर्विस होती है। जब एक बार सर्विस देते हैं तो दूसरी बार सर्विस सेम टू सेम, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डॉक्टर दूसरे को भी इतना ही टाइम देगा, ऐसे ही चेकअप करेगा, यही दवाई देगा, यही मेजरमेंट होगा, यही टाइम होगा, इसी पोजीशन में सब कुछ होगा। नहीं पॉसिबल। हेटेरोजीनियस, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। उसके साथ साथ गुड्स जो है ना, पेरिशेबिलिटी का टेस्ट, गुड्स लेस पेरिशेबल होते हैं, वो बात अलग है। कुछ गुड्स जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स, खाने पीने की चीजें जो गुड्स हैं, वो जल्दी पेरिश होते हैं। लेकिन जनरली अगर देखें तो गुड्स उतना जल्दी पेरिश नहीं होता। सर्विस तो उधरी का उधरी खत्म हो जाता है। हाईली पेरिशेबल मतलब जब डॉक्टर सर्विस देता है तो बंदा जो ही डॉक्टर सर्विस खत्म करता है तो इंसान निकलता है, तो सर्विस तो उधर ही खत्म हो गई। टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया, तो जो ही टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने खत्म किया लेक्चर, तो सर्विस खत्म हो गया, टीचिंग खत्म हो गई, सर्विस खत्म हो गई। हाई पेरिशेबल। ट्रांसपोर्ट आप गए, आप गाड़ी में बैठे, तो ट्रांसपोर्ट जो ही गया, आपने ट्रांसपोर्ट के लिए 10 रुपए दिए, क्योंकि सर्विस के लिए पैसा देना पड़ता है, याद रखना। 10 रुपए आपने ट्रांसपोर्ट के लिए दिए, उसने आपको क्या दिया? आपके हाथ में कुछ दिया जो आप टच कर सकते हैं। ड्राइवर ने क्या दिया? कंडक्टर ने क्या दिया? कुछ दिया जिसको आप टच कर सकते हैं। नहीं, उसने आपको सवारी दी है। सवारी क्या है? सर्विस है। और सर्विस खत्म हो जाती है, पेरिशेबल है, हाईली पेरिशेबल है। ठीक है ना, नॉट स्टोरेबल। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में अच्छे से समझाऊंगा। ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस। रुको अभी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा अच्छा सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑनलाइन लेक्चर, ये अभी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर नहीं होता तो ये पेरिशेबल होता। वो बात अलग है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने अगर, तो जनरली आप कह सकते हैं हाईली पेरिशेबल है सर्विसेज। अगर सवाल आए अमंग द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज मोर पेरिशेबल, तो आप कह लिखेंगे सर्विसेज, बात खत्म। चलो, और सर्विसेज खत्म होती है तो इसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते। स्टोर टेक्नोलॉजी की वजह से स्टोर करना वो अलग बात है कि हाँ भाई पेन ड्राइव में डाल दिया, एप्लीकेशन पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस है, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं। जनरली सर्विसेज स्टोरेबल नहीं होते। ठीक है, डॉक्टर के पास ऑफलाइन क्लासेस की बात करो, स्टोरेबल नहीं होते। ओके, क्योंकि ये खत्म नहीं होते, इसलिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। रिटर्नेबिलिटी, रिटर्नेबिलिटी मतलब आप गुड को रिटर्न कर सकते हैं। सामान आपने गुड लाया, क्लोथ्स लाए, कुछ भी लाया सामान आपने, कार लाई, या सॉरी, जिसके लिए रिटर्न का ऑफर हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी गुड, लेकिन जनरली हम कहेंगे हाँ गुड्स को आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज रिटर्न नहीं कर सकते। आप गाड़ी में चढ़े, ट्रांसपोर्ट सर्विस, आप उसको नहीं बोलेंगे देखो मुझे 10 रुपए वापस दे दो,
और मुझे ये सवारी वापस दे दो। मैंने आपको 10 रुपए दिए बस सवारी के, लेकिन मुझे ये सवारी वापस चाहिए, रिटर्न करनी है मुझे, वापस उधरी छोड़ो, 10 रुपए वापस दे दो। तो रिटर्न नहीं कर सकते। आप ये डॉक्टर को नहीं कह सकते देखो मुझे आपकी डॉक्टरी पसंद नहीं आई, पैसा जो मैंने दिया वो पैसा वापस दो, मैं आपको ये वापस देता हूं सर्विस, अब मैं आपको यहां से डॉक्टर बन के देता हूं। नॉट पॉसिबल। चलो, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, देखो ट्रांसपोर्ट आप कर सकते, गुड कोई भी सामान को आपने उठा, गुड कोई भी सामान हाथ में लेके ट्रांसपोर्ट कर लिया, आप ट्रांसपोर्ट इसको जनरली कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी सर्विस को जब स्टोर नहीं कर सकते तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो जनरली नॉट ट्रांसपोर्टेबल। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो आप एक गाड़ी में यहां से यहां तक गए, तो आप जो ट्रांसपोर्ट है वो सर्विस है। अब आप बोलेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसे है, हमने तो ड्राइवर टच किया, क्योंकि आपने बोला गुड को टच कर सकते हैं, सर्विसेज को टच नहीं कर सकते। हमने तो ड्राइवर को टच किया, हमने कंडक्टर को टच किया। ड्राइवर और कंडक्टर अलग है, ये सवारी का पैसा, आप ड्राइवर को टच करने का पैसा नहीं देते। पैसा किसको देते हो? 10 रुपए सवारी के लिए, ये सवारी ट्रांसपोर्ट है, तो सवारी को आप टच नहीं कर सकते। और सवारी को, आप ड्राइवर के ओनर तो नहीं बनी, आप कंडक्टर के ओनर तो नहीं बने, टच छोड़ो छोड़ो, तो सर्विस में आप ओनर भी नहीं पड़ते। तो इन शॉर्ट आपने सवारी के लिए पैसा दिया। तो आप ये समझो आपने किसके लिए पैसा दिया। जब भी गुड एंड सर्विसेज, बच्चों का दिमाग में कंफ्यूजन आता है, आप समझो ये पैसा किसके लिए दिया आपने, ठीक है? ओके, देखो यहां पे अगर टीचर आपको प्रिंटेड नोट्स देगा और उसके बदले पैसे लेगा, तब ये गुड है। अगर टीचिंग कराएगा, लेक्चर वेक्चर देगा, तो वो सर्विस है। तो टीचिंग सर्विस है। प्रिंटेड नोट्स जब सेल करता है टीचर, क्या कोई दुकानदार भी, तो वो आपका गुड है। एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, अगर टीचिंग में ही आपने 3,000 दे दिए और टीचिंग के लिए या कोचिंग के लिए आपने 3,000 दिए, और कोचिंग वाले ने अलग से पैसा नहीं लिया, ये टीचिंग या कोचिंग में ही आपको ये 3,000 में प्रिंटेड नोट्स भी दिए, तब ये आप कह सकते हैं ये एंटायर टीचिंग जो है ये सर्विस है। जैसे यहां पे मैं कंबाइंड पेमेंट जब आपको बताऊंगा तो आपको ये क्लियर कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिलहाल मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि आपको दुकानदार ने या टीचर ने पैसा लिया अलग से नोट्स के लिए, तब ये नोट है। डॉक्टर के लिए चेकअप या मेडिकल फैसिलिटी, वो तो सर्विस है, मेडिकल फैसिलिटी सर्विस है, आप उसको टच नहीं कर सकते, उस सर्विस को। डॉक्टर को टच करना अलग बात है, आप डॉक्टर के ओनर थोड़ी बने, आप उस सर्विस को टच नहीं कर सकते। लेकिन मेडिसिन जो आपको बाहर दुकानदार देता है, मेडिसिन को आपने टच किया, घर लिया, उसके ओनर बने, उसको जब मर्जी तब खा लिया, वो मेडिसिन आपका गुड है उस टाइम, याद रखना। सैलून वाला जब आप हेयर कट करते हैं तो सैलून वाला आपको सर्विस देता है, सैलून वाला क्या देगा? सर्विस देगा। लेकिन जब आप दुकान से, चलो सैलून वाले ने ही आपको हेयर डाई सेल किया, हेयर डाई लगाना अलग बात है, वो तो सर्विस है, हेयर डाई आपको आपके सिर पे लगाया दिया, वो तो सर्विस है। लेकिन हेयर डाई अलग से भेजा सैलून वाले ने या दुकानदार ने या किसी भी शॉप ने, और उसके लिए आपने पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, तो ये जो पैसा आप दे रहे हैं इस टाइम हेयर डाई, आप इसके ओनर बने, आपने इसको घर लिया, आपने अपने साथ लिया, आपने इसको टच किया, 10 रुपए, ये हेयर डाई आपका गुड है, याद रखना इसको, ठीक है? ओके, लेकिन सैलून वाला जो हेयर डाई खुद लगा रहा है आपको, वो आप उस हेयर डाई के ओनर नहीं है, वो सैलून वाले की सर्विस के अंदर आता है, वो उसका एक पार्ट है सर्विस का, उसके बहुत सारे पार्ट है सर्विस देने के, जिसमें हेयर डाई भी आएगा, जिसमें उसके बाकी शैम्पू भी आएगा, जिसमें उसका काम भी आएगा, उसका टाइम भी आएगा, उसकी टेक्निक भी आएगा, उसका स्किल भी आएगा, उसको लिए आप पैसे देते हो, तो वो सर्विस है, सैलून की सर्विस। समझो किसके लिए पैसा देते हो। मोबाइल खरीदा तो गुड है, मोबाइल के लिए रिपेयर करने के लिए गए तो वो सर्विस है। चाय पी या टी लाया, दुकान से आपने टी लाया, होटल से आपने टी लाया, तो वो सर्विस है। चलो चलो एक एग्जांपल, होटल में आप टी पी रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये कंबाइंड पेमेंट्स, मैं आपको समझाऊंगा। चलो, होटल या रेस्टोरेंट में आपने टी भी पिया, ओके, यहीं पे समझाता हूं, टी पिया, वो गुड है कि सर्विस है? वो गुड है, उसको आप टच कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं, अपनी गाड़ी में जाके पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो आपका है, आपका सामान है, टेंजिबल है, वो टी टेंजिबल है। लेकिन वहां पे जो वेटर सफाई करता है और आप तक वो टी लाया और आपसे वो टी ले लिया, या आपको बार बार बोला कुछ चाहिए, वो जो आपको खिदमत वहां पे कर रहा है, वो सर्विस है, वेटर की सर्विस। इसी तरह एफिडेविट जो आपके हाथ में आया जब आप कोर्ट जाते हैं, तो वो तो गुड है, क्योंकि एफिडेविट के लिए आपने 10 रुपए दिए,
आपने 10 प्रिंट आउट निकालने का एफिडेविट आपने 10 रुपए दिए, लेकिन वो एफिडेविट तो गुड है आपके, लेकिन वो एफिडेविट बनाने के लिए लीगल सर्विसेज, लीगल एड, वकील का जो भी खर्चा है वो लीगल सर्विसेज में आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक के जितने भी सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन आपको एटीएम कार्ड जो आपके पास है वो आपका गुड है, कार आपका गुड है, क्लोथ्स आपका गुड है, ट्रांस कार आपका गुड है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है, टेलरिंग सर्विस होता है। आगे भी आपको गुड्स एंड सर्विस अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देखो, गुड्स में कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर गुड मतलब वो गुड जो आपने बनाया और डायरेक्टली कंज्यूम किया, जैसे क्लोथ्स बनाया, कार बनाया, कोई सामान बनाया, डायरेक्टली कंज्यूम किया, कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड, कैपिटल गुड होता है वो जो आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं। ये गुड डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, कोई मशीन बनाई इससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया जो डायरेक्टली कंज्यूम होगा, फर्दर प्रोडक्शन का गुड। जैसे आपने कोई मशीन बनाई, जैसे आपने क्लोथ्स के लिए कोई स्टिचिंग मशीन बनाई, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे मशीन्स का प्रोडक्शन जब करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गुड। मशीन है कैपिटल गुड, क्लोथ्स क्लोथ्स फूड आइटम्स वगैरह वो है कंज्यूमर गुड। चलो, अब है सब्स्टिट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आता है। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होता है जब एक गुड का सब्स्टिट्यूट दूसरा अल्टरनेटिव हो। मार्केट में या आप टी पिएंगे या कॉफी पिएंगे, या आपका मन करेगा कोक पीने का, लेकिन कोक का सब्स्टिट्यूट पेप्सी है, और समझना सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है। या आप ये पिएंगे या आप ये, ठीक है। चलो अब सुनो, इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो तो इनके सब्स्टिट्यूटर्स का डिमांड इंक्रीज होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पेप्सी 10 रुपए से 100 रुपीज हो गया, तो पेप्सी की डिमांड खुद की तो कम होगी, पेप्सी की डिमांड कम होगी, लेकिन पेप्सी के सब्स्टिट्यूट गुड कोक की डिमांड बढ़ेगी। पेप्सी 100 रुपए का हो गया, 10 रुपए का था, 100 रुपए का उतना ही पेप्सी हो गया, तो लोग क्या करेंगे, वो कोक की डिमांड बढ़ाएंगे, क्योंकि कोक जो है उसका अल्टरनेटिव, उसका सब्स्टिट्यूट है, कोक ज्यादा से ज्यादा लोग पिएंगे। क्यों? क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ गया 100 रुपए, मैं तो कोक पीऊंगा, 10 ही रुपए में मिलेगा। इसी तरह कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस जब बढ़ेगा, कॉफी जो 10 रुपए की आती थी वो 100 रुपए की बननी स्टार्ट हुई, पहले 10 ही की आती थी। कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, लोग टी की डिमांड ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लोग ज्यादा टी पिएंगे, मतलब टी का डिमांड बढ़ेगा। समझ आया? जब इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ता है। समझ आ गया आपको? ठीक है ना? ओके। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, नहीं, आपने जब इनका प्राइस बढ़ाया तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा नहीं, दूसरे का डिमांड कम होगा, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते कंप्लीमेंट्री गुड्स। बॉल का प्राइस बढ़ गया, पहले बॉल मिलती थी 10 रुपए की, अब यही बॉल मिलती है 1000 रुपए की। फॉर एग्जाम्पल, बॉल का प्राइस बढ़ गया 10 रुपए से 1000 रुपए। जब बॉल का प्राइस बढ़ गया, बाल की डिमांड तो होगी ही होगी कम, बाल की डिमांड तो, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं बाल, साथ में उसका कंप्लीमेंट्री गुड भी नहीं कोई खरीदेगा, कंप्लीमेंट्री गुड की भी डिमांड कम होगी, क्योंकि बाल महंगी हो गई, बैट का करेंगे क्या? अरे बाल तो अब 1000 की है, कौन खरीदेगा बाल? जब कोई बॉल नहीं खरीदेगा तो बैट का खाली क्या करेंगे, बैट की भी डिमांड घट जाएगी। तो यही होता है, बाल और बैट कंप्लीमेंट्री गुड्स है, पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉफी और टी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसी तरह अगर टी का प्राइस, टी और शुगर क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं, क्योंकि टी बनती है शुगर से। फॉर एग्जाम्पल, टी बनती है शुगर से, समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे टी का प्राइस बढ़ गया, बहुत टी का प्राइस बढ़ गया, और शुगर आप टी में डालते हैं। शुगर आप क्यों लेते हैं? टी में डालने के लिए। टी का प्राइस बढ़ गया, कोई टी खरीदेगा नहीं, टी की डिमांड तो कम होगी, साथ में शुगर को भी कोई नहीं खरीदेगा, शुगर की भी डिमांड कम होगी, क्योंकि टी के लिए आप शुगर लेते थे, टी का प्राइस इतना बढ़ गया, आप टी लेंगे नहीं, टी की डिमांड कम होगी, टी लेंगे नहीं। जब आप टी लेंगे नहीं, शुगर का करेंगे क्या? शुगर का ऐसे ही खाएंगे क्या? शुगर की भी डिमांड कम होगी।
ठीक है ना। तो इनके प्राइसेस बढ़ने पे इनकी कंप्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम होती है। ये पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कंप्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद है फाइनल गुड्स। क्या होते हैं वो गुड्स जो रेडी टू यूज, जैसे कार है रेडी टू यूज। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो रेडी टू यूज नहीं होते, वो फर्दर प्रोसेसिंग में डालने पड़ते हैं वो वाले गुड्स, उनका फर्दर प्रोसेसिंग होता है। जैसे कार तो रेडी टू यूज है, फाइनल गुड है, लेकिन यही कार बनाने के लिए टायर खरीदना पड़ता है, या टायर जो है, या सीट्स जो है, स्टेयरिंग जो है, वो सारे के सारे इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मल, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी आप ज्यादा करेंगे। आपकी इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड भी इन गुड्स का ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आया, आप डिमांड ज्यादा करेंगे नॉर्मल गुड्स के। हाई क्वालिटी फ्रूट्स, फ्रूट्स आप मानो, या हाई क्वालिटी फूड्स, आपके पास पैसा आ गया, आप डिमांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा। नॉर्मल गुड्स होता है, नॉर्मल केस में यही होता है। इंफीरियर गुड्स में अपोजिट होता है, पैसा बढ़ गया लेकिन अब इनकम तो बढ़ गई, आपके हाथ में पैसा ज्यादा आया, लेकिन अब आप डिमांड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप इंफीरियर गुड्स खरीदना नहीं चाहेंगे। लो क्वालिटी फूड्स जिनसे आपकी सेहत खराब होगी, उनकी डिमांड कम करेंगे आप। आपका हाथ में पैसा आया, लो क्वालिटी फूड्स की डिमांड कम होगी। इंफीरियर गुड्स में यही होता है। फ्री गुड वो गुड जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, जैसे रेन वाटर। लेकिन इकोनॉमिक गुड जिसके लिए पैसा देना पड़ता है, जैसे कार। सबसे इंपॉर्टेंट, आप गिफन गुड, वेबलन गुड। गिफन गुड वो गुड होता है, याद रखना, जो इंफीरियर गुड होता है। वेबलिन गुड लग्जरी गुड होता है। गिफन गुड इंफीरियर गुड मतलब सस्ता, वो पुअर लोग खरीदते हैं। वेबलिन गुड लग्जरी मतलब रिच लोग खरीदते हैं उसको। गिफन गुड जो है ना, उसमें भी वही होता है, प्राइसेस जब होंगे इंक्रीज, डिमांड भी राइज होगी। यहां पे भी प्राइसेस जब होंगी इंक्रीज, डिमांड भी राइज होगी। दोनों का में केस सेम है, फर्क ये है यहां पे प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, दिखाने के लिए रिच लोग क्या करते हैं, कार खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे। अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया तब भी उन चीजों की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्टेटस और प्रेस्टीज, अपना इज्जत के लिए लोग समझते हैं कि कार गोल्ड दिखावे के लिए। रिच लोगों की ये प्रॉब्लम है, लग्जरी गुड्स के लिए इस्तेमाल करना। वेबलिन गुड्स इनको बोलते हैं। गिफिन गुड्स, इनका भी सेम हालत है, प्रोडक्शन ज्यादा हो, सॉरी प्राइसेस ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा। अब ये समझना है, ये गरीब लोग ज्यादा करते हैं, और ये वो वाले गुड्स है जो नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर होता है तो वो वही महंगा होता है। जैसे राइस की एग्जांपल मैं लूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई पुअर है, वो उसके पास राइस है तो वो राइस भी खरीदता है, उसके पास 100 रुपए है, वो 70 रुपीज का या 60 रुपीज का राइस खरीदता है, और 40 रुपीज का वो लगाता है कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स खाने में, या दूध पीने में, या अंडे, अच्छे अच्छे फल खाने में। तो 100 रुपी उस पुअर का हो गया, 60 रुपीज राइस में। लेकिन अब राइस का प्राइस बढ़ गया। अब जब राइस का प्राइस बढ़ गया, 60 से ये पहुंच गया 80 या 90, तब यहां से ये कम करेगा पुअर, राइस की डिमांड बढ़ाएगा। ये बोलेगा कि बाकी वेजिटेबल, फ्रूट्स, अंडे वगैरह छोड़ो, अब राइस का ज्यादा से ज्यादा खरीदूंगा, क्योंकि वहां से ना अंडे खाए, ना वेजिटेबल्स खाए, ना दूध पिया। तब ये क्या करेगा, राइस ज्यादा से ज्यादा उस पर पैसा लगाएगा, क्योंकि इसके 100 रुपए राइस पे ही जाएंगे। प्राइस बढ़ेगी, ये राइस की ही डिमांड ज्यादा करेगा। बोलेगा अब तो सर्वाइवल करना पड़ेगा, छोड़ो बेस्ट क्वालिटी, अब तो जिंदा रहना पड़ेगा। बस जिंदा रहने पड़े के लिए मेरे पास 100 रुपए है, उसकी प्राइस बढ़ गई तो कोई बात नहीं, मैं डिमांड भी ज्यादा करूंगा राइस, क्योंकि मेरे को जिंदा रहने का है। इसका कोई बेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं था राइस का, इसलिए ये इसने किया। अगर सब्स्टिट्यूट था, वो भी महंगा हुआ है, इसीलिए ये हुआ। अब सुनो, कंबाइंड पेमेंट्स एंड डोमिनेंट कंपोनेंट, यह मैं आपको अब समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है, समझ नहीं आता कि ये गुड है कि सर्विस है। जैसे कभी आप पेमेंट करते हैं दोनों के लिए, गुड के लिए भी, सर्विस के लिए भी। जैसे आपने टीचिंग के लिए पैसा दिया, लेकिन हम आपको पीडीएफ्स भी देते हैं, मतलब नोट्स भी देते हैं, कभी बुक्स भी देते हैं, आपके हाथ में भी कभी देते हैं, ऑफलाइन बैचेस में खासकर तो गुड्स देते हैं, गुड तो देते हैं, लेकिन साथ में मैं आपको पढ़ाता भी हूं, टीचिंग की सर्विस भी देता हूं। तो ये कंबाइंड पेमेंट, आपने अगर फॉर एग्जांपल हमें ऑफलाइन बैच में 8,000 दिया है, ये 8,000 जो हम आपको जेके एसएसबी या कोचिंग कराते हैं, इसमें हम आपको बुक भी देते हैं, पीडीएफ भी प्रिंटेड, तो हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंबाइंड पेमेंट लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं कंबाइंड पेमेंट। लेकिन फिर भी टीचिंग का डोमिनेंट कंपोनेंट हम अगर लेंगे, वो सर्विस ही है। फिर भी जो हमने आपको 8,000 ले लिए, या कभी 7,000 लेते हैं, कभी 6,000 लेते हैं, जो भी हमने आपको फॉर एग्जांपल 6,000 एग्जांपल ले लिए, ये 6,000 सर्विस के लिए हमने आपको ले लिए। याद रखना इस बात को।
डोमिनेंट कंपोनेंट क्या है? जैसे होटल रेस्टोरेंट में आप दोनों गुड्स भी और सर्विसेज भी लेते हैं, लेकिन सर्विस डोमिनेंट कंपोनेंट है, इसीलिए होटल रेस्टोरेंट सर्विस आपको टिक करना है अगर सवाल आए कि क्या देते हैं, गुड देते हैं कि सर्विस देते हैं। कार आपने परचेज की, कार गुड है कि सर्विस है? गुड है, हालांकि पेमेंट दोनों के लिए देती है। कैसे? आफ्टर मार्केट सर्विस या आफ्टर सेल्स सर्विस, फ्री सर्विस। कार जब आप खरीदेंगे या बाइक, तो वहां पे 1 साल की फ्री सर्विस होती है, पता है आपको? तो डोमिनेंट कंपोनेंट लेकिन गुड ही है, कार ही है। ज्यादातर पैसा आप कार के लिए देते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज्यादातर पैसा आप सर्विस के लिए देते हैं, डॉक्टर के लिए देते हैं, हेल्थ केयर के लिए देते हैं। स्कूल में आप जाते हैं तो ज्यादातर पैसा, अगर वहां पे आपको बुक्स भी मिलते हैं, नोटबुक्स भी मिलते हैं, किसी स्कूल में यूनिफॉर्म भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म को टच कर सकते हैं, वो गुड है। बुक्स को टच कर सकते हैं, वो गुड है। तो उसकी कंबाइंड पेमेंट होती है, वो कंबाइंड पेमेंट है, लेकिन डोमिनेंट कंपोनेंट यहां पे सर्विस है। इसीलिए स्कूल्स में सर्विसेज दिए जाते हैं, टीचिंग की सर्विस, खासकर पैसा जो देते हैं स्कूल्स में, फीस, वो ज्यादातर सर्विस के लिए होता है। सैलून वाला अगर आपको गुड भी साथ दे, लेकिन वो सैलून फेमस है सर्विस देने के लिए, इसीलिए सैलून वाला सर्विस देता है। एसी परचेज आपने किया तो एसी तो गुड है, लेकिन 1 साल की फ्री सर्विस भी होती है, उसके साथ सर्विसेज भी है, लेकिन डोमिनेंट कंपोनेंट गुड है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में डोमिनेंट कंपोनेंट सर्विस है, ठीक है ना? हालांकि बैंकिंग में आपको एटीएम कार्ड भी देंगे, गुड भी देंगे, लेकिन डोमिनेंट कंपोनेंट क्या है? सर्विस है। ओके, अब लास्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देखो, टाइप्स ऑफ सर्विसेज बहुत आसान है। पर्सनल सर्विसेज वो होते हैं जब कोई पर्सनल सर्विस, बार्बर, टेलर। प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब डॉक्टर, लॉयर सर्विसेज देता है। कमर्शियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विस। प्राइवेट सर्विसेज मतलब प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल जब सर्विसेज देते हैं। पब्लिक सर्विसेज मतलब जब गवर्नमेंट सर्विस देगा, रेलवे या गवर्नमेंट स्कूल्स की सर्विसेज। प्योर सर्विसेज और मिक्सड सर्विसेज, याद रखना, ये सवाल इधर से मत आए। प्योर सर्विस होता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस मिले। मिक्सड सर्विस होता है जब सर्विस और गुड भी मिले। जैसे टीचिंग ही सिर्फ मिले तो सर्विस, प्योर सर्विस। जैसे टीचिंग के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिले तो गुड्स भी मिला, सर्विस भी मिला, तो यहां पे इसको बोलते हैं मिक्सड सर्विसेज। लेकिन टीचिंग क्या है? डोमिनेट इसमें सर्विस होता है। जो मैंने अभी आपको बोला, डोमिनेट कंपोनेंट कौन सा है? टीचिंग में या स्कूल्स में, टीचिंग में या स्कूल्स में सर्विस होता है, इसलिए टीचिंग को बोलते हैं सर्विस सेक्टर, आप कह सकते हैं, ठीक है ना? ओके, इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर, कोरियर सेक्टर, कोरियर सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर, आईटी सर्विस, टूरिज्म सर्विस, कोरियर सर्विस, आईटी सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, जैसे इंटरनेट सर्विस वगैरह सर्विस, ये सारी सर्विसेज है। आज आपको क्लियर हो गया होगा सर्विसेज क्या होता है, गुड क्या होता है, और इसके ऊपर आपको अब लास्ट लेक्चर मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पे, और हम खत्म करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को कल लेक्चर नंबर 4 में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करना, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कर लो। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बोल देना, लिख लेना, मैं आपके जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।